हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज मैं आप लोगों को एक एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है संगम एज, जिसमें चौल, चेरा और पांड्या डायनेस्टी के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम से पहले मैं क्लियर कर दूँ और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सब क्लियर हो जाएगी आज के बाद। ओके, तो आज मैं और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। जितनी बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ उसको सब नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझना जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर आज मैं आपको करने को नहीं बोलूँगी। अगर आपको ये वीडियो में जो भी मैं बातें समझाऊंगी, अगर ये आपको टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट, तो ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना। ओके, तो जब अगर क्लियर हो जाएगा तो ही करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि मेरा एम जो है यहाँ लाइक शेयर का नहीं, ये है कि संगम एज का जो टॉपिक है आप लोगों का, संगम युग का जो चौल, चेरा और पांड्या का है, ये मैं टॉपिक आपको क्लियर कर दूं। तो आज हम यहाँ पहले पढ़ेंगे, देन फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी ताकि आज आप इसको पढ़ लो और इसके बाद थोड़ा रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अब बीच में कोई भी बातें नहीं करने वाली हूँ, ना ही कुछ बोलूंगी। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज समझ के रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बात जानते हैं कि जो संगम एज है, जो संगम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में कहाँ से पता चला, सबसे पहले हम इसके बारे में ये देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जितने पॉइंट्स यहाँ बताऊँ सब पे क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना। पहली बात हम बात करेंगे कि हमें ये बात कहाँ से पता चली, जो चेर चोला और पांड्या जो डायनेस्टी है इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलती है। तो देखेंगे द अशोकन मेजर एडिक्ट सेकेंड एंड 13 मेंशन अबाउट द चेरा, चोला एंड पांड्या किंगडम। तो जो अशोका की जो मेजर रॉक एडिक्ट है, जो दूसरी मेजर एडिक्ट है, और जो आपकी 13 है, वो क्या है आप लोगों की चेर, चोल और पांड्या साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई कि हमें चेर, चोल और पांड्या के साम्राज्य के बारे में कहाँ से पता चला। नेक्स्ट देखेंगे द रीजन विच चेर, चोला एंड पांड्या वर रूलिंग वॉज द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर एंड द रिजाइन ऑफ कावेरी डेल्टा। तो जो क्षेत्र है आपका चेर, चोल और पांड्या शासन कर रहे थे, जहां पर वो कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र और कावेरी डेल्टा का क्षेत्र था। तो अगर आप लोगों को पता है चेर, चोला और पांड्या है, ये आप लोगों का साउथ यानी कि डेक्कन वाले हिस्से का है। क्लियर हो गया। तो डेक्कन वाले हिस्से में ये तीनों क्या करते थे, रूल करते थे, वहां पे शासन करते थे। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो पहले हमें ये देखना था कि हमें इसका एविडेंस कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या थे, साउथ वाला जो हिस्सा देखेंगे। अगर आपको यहाँ मैप दिख रहा है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये आपका चौल, ये आपका पांड्या और ये आपका है चेरा। अगर मैं आपको यहाँ बड़ा करके स्क्रीन पे यहाँ पे बड़ा करके इस मैप को दिखाना चाहूँ स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ इस मैप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चोल आपका ये रहा, पांड्या आपके तमिलनाडु के साइड है, और चेरा आपका ये रहा, चोल जो आपका केरल के साइड पर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस मैप को देखा और ये सब आपके साउथ इंडिया वाले साइड पर है। तो ये इस साइड पर क्यों है, तो यहाँ पे इसका क्या रीजन है। तो अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो यहाँ का जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, उपजाऊ था, और साथ ही साथ देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन, हैबिटेशन वॉज सूटेबल। और यहाँ पे बहुत सारा हमें अनाज देखने को मिला और बहुत सारे यहाँ पे लोग भी रहते थे। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले के टाइम पे क्या था, लोग वहीं पे बसते थे जहाँ पे लैंड बहुत अच्छी हो, जहाँ पे हम खेती अच्छे से कर सकें। क्योंकि पहले जो हमारा ट्रेड, व्यापार करने का जो तरीका था, जो पहला हमारा वे आता है ट्रेड का, वो एग्रीकल्चर ही होता है। अगर लैंड ही अच्छी नहीं होगी, तो खेती या नहीं कर पाएंगे, तो हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। इसीलिए लोग जो है पहले वही जगह कब्जा करते थे या उसी जगह रहते थे जहाँ पर लैंड बहुत अच्छी फर्टाइल हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्टेट द साउदर्न किंगडम वर देयर नेबर इन द साउथ। तो अशोका के जितने भी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे शिलालेख में कहा गया है कि दक्षिण में उनका पड़ोसी राज्य क्या था, राज्य दक्षिणी राज्य था। ये बात हमें अशोका के रॉक एडिक्ट से पता चलती है। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये सब हमें एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं, चोर, चेर, पांड्या के बाद की ये तीनों जो डायनेस्टी है वो हमें साउथ वाले हिस्से में देखने को मिलती है, तो ये हमें उनके रॉक एडिक्ट के इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में देखने को मिलती है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसको बहुत अच्छे से समझना। अब मैं आप लोगों को चौल, चेरा और पांड्या के जो संगम है, तो इन तीनों को याद रखना, इन तीनों को संगम
पीरियड बोला जाता है, संगम काल बोला जाता है। तो चेर, चोल और पांड्या का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो हम बात करेंगे कि 3 डायनेस्टी अगर आपसे पूछी जाए संगम एज की, ठीक है, तो संगम एज की अगर आपसे पूछी जाए 3 डायनेस्टी, तो आप लोगों को नाम पता होना चाहिए चेर, चोला और पांड्या। पल्लवास भी ऑप्शन में देता है, चालुक्य भी देता है, वो दोनों भी आप लोगों के साउथ वाले हिस्से की डायनेस्टी थी, बट आपको गलत नहीं करना है। संगम डायनेस्टी या संगम युग जो होता है, पीरियड जो होता है, वो ये तीनों है। अब हम इसकी बात करते हैं मॉडर्न सिटी। अगर मॉडर्न टाइम में ये जगह देखेंगे, चेरा जो है वो आपकी केरल के साइड पर है, चोलास जो है वो तमिलनाडु पर है, चेरा जो है, और पांड्या जो है ये भी आपकी तमिलनाडु के साइड पर है। अगर हम इनकी कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल भी आपको याद रखनी है। चेरा की कैपिटल है वज्जी, चोला की है आप लोगों की उदयेर और पुहारी, और पांड्या की जो कैपिटल राजधानी देखी गई है वो है मुदेर। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि चेरा के समय पर सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक था, वो राजा था, वो कौन था, तो वो था आपके पहले का चेरन सेनगुटवन जो थे, वो इम्पोर्टेंट रूलर थे चेरा डायनेस्टी से। और बात करेंगे चोला से तो करिकाला थे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो आप लोगों का राजेंद्र फर्स्ट आना चाहिए, राजा राजा फर्स्ट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट किंग था। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन अभी आपको काराकेला याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट जो चोला डायनेस्टी के रूलर थे। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे जो पांड्या के इम्पोर्टेंट रूलर थे, वो आप लोगों के क्या थे, निंदवे चेलिनयान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूलर हो गया। आप लोगों ने याद कर लिया कि चेरा, चोला और पांड्या जो है वो कौन सी साउथ वाली जगह पर है। चेरा आप लोगों का केरल में है, तमिलनाडु में आप लोगों को चोला और पांड्या देखने को मिला। आपको उनकी कैपिटल भी याद करनी, एग्जाम में पूछी जाती है, और उनके इंपॉर्टेंट रूलर मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं उनकी इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन सा था। तो चेरा की बात करेंगे तो चेरा का इंपॉर्टेंट पोर्ट था मुसरी और टोंडी, ठीक है। और चोला की अगर इंपॉर्टेंट पोर्ट देखेंगे तो वो आपका कावेरी पट्टनम। ये एग्जाम में भी पूछा गया कि चोला का जो पोर्ट है तो वो कौन सा था, जो बंदरगाह, वो है कावेरी पट्टनम। पांड्या की बात करेंगे तो वो आप लोगों का यहाँ पे देखा गया है मुजरिसी यानी मुचेरी और कोरकाई और कावेरी, ये इनका पांड्या का क्या था, इंपॉर्टेंट पोर्ट था। अब बात करेंगे इनके एम्बलम की। तो चेरा का क्या है, बो एंड ऑरो, जो धनुष और बाण है, ये इनका एम्बलम है। और है आप लोगों का चोलास, उनका जो एम्बलम है वो है टाइगर यानी कि बाघ, और पांड्या का है आपका काप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ मैप दिखा रही हूँ, ये आपको मैं बता दें साउथ इंडिया में रहते हैं। चोला आपका ये रहा, पांड्या आपका ये रहा, चेरा आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आपके साउथ वाले हिस्से में रहते थे और यहाँ पे रूल करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की लैंड बहुत अच्छी फर्टाइल थी, यहाँ पे अनाज बहुत ज़्यादा होता था, अच्छा था, यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे रहते थे। तो यहाँ पे इसी रीज़न से ये लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। और ये सब कहाँ पे रहते थे ये लोग, साउथ में। और ये सारी बातें अभी मैंने आपको बताया, कहाँ हमें अशोका के रॉक एडिक्ट से पता चलती है, एविडेंस हमें देखने को मिलता है। आपको इनकी कैपिटल्स भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में आता है। चोला हमने देखा, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वो कहाँ पे था, केरल में देखा गया है। और आपकी अगर यहाँ पे देखा जाए चेरा जो है वो आप लोगों का केरल में है, और जो चोल और आपका पांड्या है ये दोनों आपके कहाँ देखे जाते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपसे अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप इसको कर लेना अच्छे से। या आप लोगों ने मैप देख लिया, मैप के थ्रू करोगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। चेर जो है आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड में, चोल और पांड्या आपका राइट हैंड साइड तमिलनाडु का हिस्सा है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब इसको और इनके बारे में जानते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से अब इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। पहला हम देखेंगे कि ये चेर, चोला और पांड्या ये तीनों की तीनों क्या है, तमिल की कंट्री है, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो क्या है, ये एक हम देखा जाएगा संगम युग के दौरान ये एक तमिल देश है। 3 राजवंश हमने वहाँ पे थे जिन्होंने शासन किया था, चेर, चोल और पांड्या, ठीक है। तमिल की कंट्री थी ये तीनों की तीनों। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हम जानेंगे चेर डायनेस्टी के बारे में, चेर राजवंश के बारे में। इसने जो रूल किया था 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, 2 अलग अलग समय पर इसने शासन किया था। पहला उसने शासन किया था, चेर के राजवंश के लोगों ने संगम युग में शासन किया था। कहाँ पर, रूल इन द संगम एरा के टाइम पर इन्होंने एक बार शासन किया था। दूसरा अगर चेरा डायनेस्टी का हम लोग देखेंगे जो इन्होंने रूल किया था, कब किया था, 9वीं शताब्दी में, ठीक है। 9वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। अब बात करेंगे चोल साम्राज्य की, चोल डायनेस्टी की बात करते हैं, संगम पीरियड की। तो संगम काल का चोल साम्राज्य था, इन्होंने क्या करा था, जो इनकी तिरुचि जिले से, जो आपका तिरुचि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आंध्र प्रदेश तक इन्होंने अपना क्या करा था, फैला दिया था अपने जिले को।
क्लियर हो गया। तो चोला किंगडम याद रखना एक्सटेंडेड कहाँ तक होता है, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आंध्र प्रदेश तक ये पूरा का पूरा हमारा चोल साम्राज्य फैला हुआ था। बात करेंगे अब पांड्य साम्राज्य की, पांड्य किंगडम की। तो अगर हमने अभी देखा कि ये कहाँ पर हमने देखा था, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। और कम से कम कब की बात कर रहा है, 6 BC की, यानी 6ठी शताब्दी की। इससे पहले जो ये शासन करता था, ठीक है, और 15वीं शताब्दी ईस्वी के पास ये क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। याद रखना जो पांड्या का साम्राज्य है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये शासन करता था और 15 शताब्दी तक इसके आसपास आते आते पांड्या का शासन हो जाता है खत्म। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले आते हैं पांड्या के बाद। तो पांड्या डायनेस्टी, पांड्या वंश के बारे में अब हम लोग समझेंगे। वहां तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक आज मेरा एम है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पांड्या डायनेस्टी बताते हैं। तो पांड्या डायनेस्टी हमने सबसे पहले समझ लिया कि ये साउथ इंडिया की कौन से स्थित तमिलनाडु के हिस्से में। तो हमने यहाँ देखा था पांड्यन किंगडम वॉज एन एंशिएंट तमिल स्टेट इन साउथ इंडिया ऑफ अननोन एंटिक्विटी। तो अभी हमने देखा कि पांड्या किंगडम जो है दक्षिण भारत में ये अज्ञात परंतु एक प्राचीन तमिल राज्य था। और पांड्या के साथ 3 प्राचीन तमिल राज्यों में से ये एक है। एक को तो आप लोगों का पांड्या है ही, दूसरा आपका चोल और चेरा भी इसके साथ साथ जुड़े हुए थे, जो कि तमिल कंट्री में रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, कब, प्री हिस्टोरिक टाइम 15 सेंचुरी तक, कब 15 शताब्दी के अंत तक पूर्व ऐतिहासिक काल में इन्होंने तमिल देश पर शासन करा था। किसने, चोल, चेर और पांड्या ने। क्लियर। आगे बात करेंगे दे रूल इनिशियली फ्रॉम कोरकाई। अगर हम बात करेंगे उन्होंने शुरू में जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे दक्षिणी सिरे पर एक समुद्री तट है बंदरगाह कोरकाई में इन्होंने शासन किया था। बाद में के समय में मदुरई चले गए थे। ठीक है, पहले अगर हम बात करेंगे पांड्या की तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर शासन किया था, तो उन्होंने शासन किया था कोरकारी में, जो कि कहाँ है, साउदर्न, आपके साउदर्न मोस्ट टिप पर है, ये सी पोर्ट है। तो वहां पर पहले इन्होंने शासन किया, बाद में ये मदुराई चले गए थे। तो मदुराई को जब वहाँ चले गए तो तब अभी मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद इन्होंने मदुराई को ही अपना क्या बना लिया था, कैपिटल बना लिया था, राजधानी बना ली थी। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना ये तीनों जो तमिल की कंट्री है 15 शताब्दी तक इन लोगों ने शासन किया था, उसके बाद इनका शासन हो जाता है खत्म। आगे समझेंगे पांड्या से रिलेटेड और भी बातें। तो पांड्या आर मेंशन द संगम लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो जो पांड्या के बारे में है तो ये हमें इसका जो उल्लेख हमें देखने को संगम साहित्य में मिलता है। ठीक है, 100 से 200 सेंचुरी CE के बीच में। एक बात और याद रखना, जो पांड्या जो है ये संगम साहित्य के साथ साथ ग्रीक और रोमन स्रोतों में भी हमें इसे यहाँ पर इनके स्रोत हमें पाए गए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड के साथ साथ ग्रीक और रोमन स्रोतों में भी इसका क्या क्या है, हमें यहाँ पे उल्लेख मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है पांड्या को और क्या बोला जाता है, तो पांड्या को हन्यू वोंग भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हन्यू वोंग को किसको बोला जाता है, चेर, चोल या पांड्या, तो राइट आंसर होगा आपका पांड्या, क्योंकि पांड्या को हांगकांग भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, 3री शताब्दी के चीन का इतिहास है वेल से। ठीक है, वेल में भी किया गया है। जो वेल का जो चीन का इतिहास है वेल, उसमें हमें ये बात पता चली है कि पांड्या को हन्यू वोंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपको पांड्या से रिलेटेड बातें याद रखनी है, इसमें अब आते हैं मजिस्तीन। जो मजिस्तीन थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे। तो मजिस्तीन जो ग्रीक राजपूत थे वो उन्होंने फर्स्ट मेंशन अबाउट द पांड्या किंगडम। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक एम्बेसडर कौन है जिसने पहले पांडव साम्राज्य के बारे में बताया था, तो वो थे आपकी मजिस्तीन। मजिस्तीन की बात करेंगे तो मजिस्तीन ने क्या किया था, एक रानी के बारे में भी यहाँ मेंशन कर रखा है जिसने पांडव साम्राज्य पर शासन किया था। उसने क्वीन के बारे में भी यहाँ मेंशन कर रखी है कि मजिस्तीन ने कि पांड्या के समय पर एक रानी ने भी यहाँ पे राज किया था। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि पांड्या का समाज एक मात्र सत्तात्मक प्रभाव का सुझाव देता है, कि एक मैट्रियार्कल है। ठीक है, कि यहाँ पे फीमेल साइड से भी यहाँ पे इन्होंने शासन कर रखा। तो ये बात हमें यहाँ से पता चलती है। तीसरी अगर मैं बात बताऊं, जो पांड्या आपके जो राजधानी डायनेस्टी है, तो जो पांड्या है वह जो किंगडम है ये जो सबसे ज़्यादा फेमस था, ये मोतियों के लिए फेमस माना जाता था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मोतियों का साम्राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पांड्या। ठीक है, पांड्या है जो पर्ल के लिए फेमस था
और इसकी कैपिटल मैंने आपको क्या बताई, मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम। तो मदुराई पांड्या की क्या थी, ये कैपिटल राजधानी थी। क्लियर हो गया। पर्ल वाला क्वेश्चन याद रखना, पर्ल जो है, मोती जो है, ये साम्राज्य किसके लिए फेमस थी, पांड्या की। पांड्या साम्राज्य का जो ये मोतियों का साम्राज्य था, इसको पांड्या को मोतियों का साम्राज्य भी कहा जाता था। ओके, पांड्या के रिलेटेड और अगर मैं बात बताऊं, जो पांड्या के साम्राज्य के बारे में जो इंक्लूड कहाँ पे है, तमिलनाडु के जो आधुनिक जिले देखेंगे, जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट देखेंगे आपकी तमिलनाडु, मदुराई जो कैपिटल है वो कौन कौन सी है, तिरुनेवली, रामनाथ और मदुरई में ये शामिल है। ठीक है, जो पांड्या का साम्राज्य के तमिल के बारे में जो हम देखेंगे, तो कौन से जिले में, जिले याद रखना, तिरुनेवली, रामानंद और मुदेर में ये शामिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अभी तक हमने ग्रीक एम्बेसडर पढ़ा था, अब आपका एक इटालियन ट्रैवलर आया था। तो पांड्या के समय पर, पांड्या के टाइम पर, उस राजधानी के टाइम पर भारत में कौन सा इटालियन ट्रैवलर आया था, तो वो था आपके मार्को पोलो। तो मार्को पोलो थे जो पांड्या साम्राज्य में भारत आया था। ठीक है, ये पॉइंट अगर पूछा जाए तो राइट आंसर आपका मार्को पोलो है। ही ऑल्सो गेव सम अकाउंट ऑफ द पांड्या किंगडम, उन्होंने पांड्या साम्राज्य को कुछ लेखा जोखा भी दिया था। ठीक है, जब मार्को पोलो आए, उन्होंने ट्रैवल किया भारत में आके, जो भी उन्होंने बातें वहाँ देखी, जो कुछ नोट डाउन किया था, वो सब कुछ ला करके पांड्या के साम्राज्य को दिया था, बताया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द पांड्या रूलर वर द ब्राह्मणिकल फेथ बट दे वर टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन। तो पांड्या के शासक जो थे वो क्या, ब्राह्मण में मानते थे, ब्राह्मणवादी आस्था में थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के भी प्रति सहिष्णु थे। तो क्या करते थे कि अगर ये जो पांड्या के जो लोग थे वो ब्राह्मण को सबसे, ब्राह्मण में ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द पांड्या रूलर परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइस इन दी अर्ली सेंचुरी। तो पांड्या के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, वैदिक यज्ञ भी किए थे। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक जो परफॉर्म किया था, वैदिक सेक्रीफाइस, वैदिक यज्ञ किसने किए थे, तो वो पांड्या के लोगों ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने आपके पांड्या से रिलेटेड। क्लियर हो गया। आई होप आपको पांड्या जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर मैं आपको पांड्या, तो आपको याद रखना है, जितने पॉइंट्स बताऊं ये सब इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं चोला किंगडम की तरफ, चोल साम्राज्य की तरफ। चोल साम्राज्य जो है जस्ट आपके पांड्या साम्राज्य, पांड्या किंगडम के बाद ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, सिचुएटेड होता है नॉर्थ वाले हिस्से में। चोल साम्राज्य जो है पांड्या साम्राज्य के ठीक उत्तर में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर में स्थित है। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, तो अगर आपको, अभी मैंने आपको मैप दिखाया था तो आपने देखा था जो चोल यहाँ पर है, ठीक है, पांड्या यहाँ पर था और चेरा आपका यहाँ था केरल वाले हिस्से में। देन आपको यहाँ बोल रहा था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वेयर द चोला रूलर रूल्ड कॉल्ड चोलोमंडलम और कोरोमंडलम कोस्ट। तो भारत का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, जो पूर्वी तट था, जहाँ पर चोल का शासन होता था। ठीक है, कहाँ पर, ईस्ट वाले हिस्से में। तो जो भी जितना भी चोल के ईस्ट वाले हिस्से में जो शासन होता था उसको चोर मंडलम और कोरोमंडलम तट वो कहलाया गया। उसको सब क्या कहते थे, चोर मंडलम और कोरोमंडलम कोस्ट, जहाँ पर पूरा चोल का शासक चलता था, जहाँ पे वो रूल करते थे। कौन से, जो ईस्टर्न कोस्ट था, भारत का जो ईस्ट वाला पूर्वी वाला हिस्सा था उसे। नेक्स्ट वन इज द चोला किंगडम वॉज लाइट। जो चोला के जो साम्राज्य है वो पेनार और वेलार नदियों के बीच में स्थित है। रिवर पूछी जाए कि चोल साम्राज्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, किसके बीच में आती है, तो आपका होगा पेनार और वेलार नदियों के बीच में ये स्थित था। इट इज द एविडेंट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेवी वर द सुपीरियर ऑफ दैट टाइम। इसमें क्या बोला है, चोला के साम्राज्य के टाइम हमें क्या प्रमाण देखने को मिलता है, एक क्या प्रमाण है कि नौसेना जो आपकी नेवी के लोग थे उस समय बहुत ही ज्यादा उन्हें सुपीरियर माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। ये बात हमें कहाँ से पता चली, चोला के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासक से पता चली कि नेवी को उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ऊपर सुपीरियर माना जाता था। क्लियर हो गया। आगे चोला से बात इंपॉर्टेंट देखेंगे। चोला रूलर कॉन्कर्ड श्रीलंका। तो चोला के शासक ने श्रीलंका पर अब क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने क्या क्या, पूरे साउथ ईस्ट एशिया जो है मालवीय पेनिनसुला का वो पूरा कॉन्कर, मतलब कि अब वो उनके हिस्से में था, वो उसको जीत चुके थे, विजय प्राप्त कर ली थी। चीफ सेंटर, अगर पॉलिटिकल पावर पूछी जाए, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र तो है, तो वो है आपका उरियेयूर। तो उरियेयूर जो है वो फेमस, आपका पूछा जाए तो वो कॉटन के लिए, कपास के लिए ये फेमस था, ये व्यापार करते थे, तो वो कपास सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध था। मैंने अभी आपको बताया था चोला किंगडम की जो राजधानी है वो आपकी कावेरी पट्टनम है।
एंशिएंट ग्रेट किंग ऑफ चोला किंगडम वो कारिकाला। अगर हम प्राचीन समय के महाराज देखेंगे तो कारिकाल थे, लेकिन करिकाल के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कोई भी अच्छा शासक नहीं था, कोई भी अच्छा रूलर हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि पल्लवों ने जो आक्रमण किया था कुछ समय बाद, चोल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया यहाँ पे अब उसका पतन हो चुका था, क्योंकि कालाकाल के बाद यहाँ पे उसके बाद कोई भी अच्छा रूलर नहीं हुआ, जिसकी वजह से चोला डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन होती चली गई। ठीक है, अब वो खत्म होती चली गई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चोला जो है शक्ति में री इमर्ज हुआ, पावर जो उसकी री इमर्ज हुई 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो कौन राजा है? राजा चोला फर्स्ट आया, यहाँ से हमारी चोला की डायनेस्टी शुरू होती है। ठीक है, वो आया लेकिन डिक्लाइन हो गया था, लेकिन हमारी जो चोल साम्राज्य की पावर जो है, शक्तियाँ जो है वापस कब हुई? चोला जो आपके राजा चोला पहले हैं उनके तहत दोबारा से इमर्ज होती है, याद रखना। नेक्स्ट आपको जो बात याद रखना है, उस समय पर जो टेम्पल हमें देखने को, द्रविडियन आर्किटेक्चर, जो द्रविडियन वास्तुकला के हमें वहाँ मंदिर इस क्षेत्र के दौरान हमें विकसित होते हुए, डेवलप होते हुए दिखे थे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको नाम पता होगा, गंगोई कोंडम चोलपुरम और राजा टेम्पल, ऐसे कुछ टेम्पल हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चोल साम्राज्य में डेवलप, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो चोल का साम्राज्य था वो किसके लिए? एक टेम्पल के लिए फेमस, वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, मैं आपको चोल डायनेस्टी से रिलेटेड इतना ही बताऊंगी। अब चेरा पे आएंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि अब अगर हम राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट इनको पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको उसके लिए भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ से याद रखना, राजा चोला फर्स्ट जो है, दोबारा चोला की जो पावर होती है वह 7th सेंचुरी में तब उभरी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, राजा चोला फर्स्ट थे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं अपने चेर साम्राज्य की तरफ। चेर साम्राज्य की बात अगर हम करेंगे तो चेर साम्राज्य भी हमने देखा वो कहाँ पर स्थित है? केरल वाले हिस्से में स्थित है। ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, साउथ वाला हिस्सा भी आपने देखा उसके वेस्ट साइड पर था, यहाँ पर था। ठीक है, ये भी मैंने आपको मैप में दिखाया था। द वेस्टर्न कोस्ट वेयर द चेरा किंगडम इज द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या था? जो पश्चिमी तट, जहाँ पे चेरा साम्राज्य भारत का एक मालाबार तट है। ठीक है, भारत का क्या है? वो मालाबार कोस्ट है, जहाँ पर की चेरा का साम्राज्य पश्चिमी तट पर देखते हैं, वहाँ पर हमारे भारत का क्या है? मालाबार तट है। इस क्षेत्र पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे अच्छी क्या होती है? बारिश होती है। वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे घने जंगल, बहुत अच्छे हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मॉनसून अच्छा हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ? चेरा साम्राज्य के जो भी व्यापार थे, ट्रेड एंड कॉमर्स थे, मेन रीजन जो है, इसी कारण में से एक है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहाँ बारिश अच्छी होगी वहाँ पे लैंड बहुत अच्छी उपजाऊ होगी। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा? तो मानसूनी जो हवा थी चेरा साम्राज्य के व्यापार और उनके वाणिज्य के मुख्य कारणों में से एक है। जितना अच्छा मानसून होगा उतना अच्छा लोगों का काम चलेगा और उतना ही अच्छा उनका व्यापार चलेगा। तो चेरा किंगडम का ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अब चेरा के बारे में जो आपको बातें और इम्पोर्टेंट याद रखनी, जो चेरा के जो रोमन्स थे के साथ उनका एक व्यापारी संबंध था। जो चेरा का जो ट्रेड रिलेशन था वो किसके साथ था? रोमन्स के साथ था। और अगर आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट की, तो बंदरगाह जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा था? तो वह है मुदरीस बंदरगाह। ठीक है, मुदरीस पोर्ट है जो चेरा के टाइम पे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था, जहाँ से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे समुद्र के द्वारा। रोमन पीपल ने यहाँ पे जो रोमन के लोगों ने क्या करा था, इस पोर्ट पर, कौन सी? मुजरीस पोर्ट पर क्या किया था? अगस्टस का एक मंदिर बनवाया था। किसने? रोमन ने। द ग्रेट किंग अगर चोला डायनेस्टी का देखा जाए तो वो सेनगुटवन को माना जाता है। जो चेरा डायनेस्टी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस किंग है, महान राजा जो था, वो कौन था? सेनगुटवन था। और वंजी इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। और अगर हम इसकी बात करेंगे, एंड द पोर्ट ऑफ वेस्ट कोट मुजरी टोंडी वर अंडर देयर कंट्रोल। तो जो मुजरी और टोंडी है वो उनके नियंत्रण में थी, उसके अंडर में थी। किसकी? चेरा के अंडर में थी। याद रखना कि चेरा का रिलेशन जो है, जो वो व्यापार करते वो रोमन्स के साथ करते थे, रोमन्स। ठीक है, और जो उनका इम्पोर्टेंट, जहाँ से ये लोग समुद्र से ये लोग व्यापार करते थे, तो सी पोर्ट कौन सा है? मुजरिस पोर्ट है। और मुजरिस पोर्ट पर ही रोमन्स ने के लोगों ने क्या, एक अगस्टस का एक टेम्पल बनवाया था इस पोर्ट पर। और हम अगर चेरा की महान किंग जो देखा जाए तो वो कौन थे? आपके सेनगुटवन थे। और इन्होंने अभी अपनी, इनकी राजधानी, अगर चेर की डायनेस्टी देखी जाए तो वो वंजी उसकी राजधानी थी।
और मुजरी और टोंडी को, इन दोनों कोष्टों को, इन दोनों बंदरगाह को चेरा ने अपने नियंत्रण में कर रखा था। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि मेन फीचर देखा जाए चेरा की, ठीक है, जो मुख्य विशेषता अगर हम देखा जाए, इट हैज़ प्रॉफिटेबल ट्रेड विद द अदर पोर्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय पर क्या था, ये दुनिया के जो और भी जितने भी पोर्ट्स हैं उन सब शहरों के साथ ये क्या करता था, लाभदायक इसका व्यापार चलता था, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। ये सब क्या करते थे, इसके साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती थी, फर्टाइल लैंड होती थी, तो अच्छा इन लोगों को यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छी चलती थी। इस वजह से इन लोगों का ट्रेड भी सबसे अच्छा यहाँ देखने को मिला। एट द रीजन ऑफ द एरिया ऑन विच स्पाइसेस वर ग्रोन, तो यहाँ पर क्या होता था, क्योंकि वह क्षेत्र जो है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मसाले उगाए जाते थे, ये लोग क्या उगाते थे, मसाले उगाए जाते थे। इसी वजह से क्या हुआ, फॉरेन के विजिटर्स, जितने भी विदेशी के लोग थे, व्यापार करने यहाँ पे आए थे और राज्य के साथ व्यापारिक गठबंधन बनाया था। अब उन्होंने क्या करा था, जितने भी फॉरेन यहाँ पे विजिट करने आते, ट्रेड करने के लिए आए थे, ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस आपको जानते हैं पहले के टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, ठीक है, तो फॉरेन इसके लिए यहाँ पे भारत भी आए थे। क्लियर हो गया ये। तो ये सारी पॉइंट्स आपको चेरा से रिलेटेड याद रखना है। अब मैं और अगर इसके बारे में बात आपको जो याद रखना है वो ये है कि उतियान चेरलाथन सबसे पहला ज्ञात किया गया था चेर शासक का। एक मिनट, चेर रूलर अगर हम बात करेंगे तो उतियान चेरस्थान जो सबसे पहला क्या था, चेर का शासक था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो कौन कौन था, आपकी नेदुरजन अदन थे, ठीक है, नेदुन जेरल जो थे, अदुन थे। अगर इनकी बात करेंगे, ही हैड डिफीटेड 7 क्राउन किंग एंड वॉन द टाइटल ऑफ अधिराज, तो उन्होंने 7 राजाओं को हरा दिया था और उन्होंने अधिराज की उपाधि प्राप्त कर दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिराज का जो टाइटल है, उपाधि जो है वो किसने प्राप्त की थी, तो आपका राइट आंसर है नेदुन जेरल अदन। सेकंड अगर बात करेंगे तो वो है सेनगुटवटन। तो सेनगुटवटन जो है बिलीव टू द ग्रेटेस्ट चेरालू, तो इन्हें सबसे बड़ा चेर का शासक माना जाता है। ही वॉज प्रॉपरली नोन एज रेड चेरा, तो इन्हें जो है सबसे लोकप्रिय लाल चेरा के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए रेड चेरा या लाल चेरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो होगा आपका सेनगुटवटन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका कुडुको इलाजरेन इर्मोपोरोई, तो ये बिलीव करते थे टू बी वन ऑफ द लास्ट चेरा किंग। तो अगर लास्ट चेरा किंग देखेंगे, जो लास्ट शासक था चेरा का, वो ये कौन था आप लोगों का, ये थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अ लॉट ऑफ स्कॉलर हैव रिसेंटली एक्सपेक्टेड दैट देयर वर 2 ब्रांचेस ऑफ चेर फैमिली, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का, विद्वानों का ये मानना था कि चेरा की जो है फैमिली की 2 शाखाएं थी। पहला था आप लोगों का पत्रीरुपथु जो है, इसमें बात बोला गया कि 8 स्पीक ऑफ 8 चेरा किंग। यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि 8 थे चेरा के जो थे, अगर राजा देखे गए तो वो कितने थे, 8 माने गए। और उनके क्षेत्र और प्रसिद्धि की बात करता है, क्योंकि टेरिटरी और फेम के बारे में इसमें पत्रीरुपथु में ये बात बताई गई थी। दूसरी ब्रांच अगर देखें तो इंस्क्रिप्शन ऑफ पुगालपुर, तो नियर करूर मेंशन चेला किंग्स ऑफ 3 जनरेशन। अगर हम बात करेंगे करूर के पास जो पुगलूर के शिलालेख थे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि राजाओं की जो चेर के जो राजा है उनकी 3 पीढ़ियाँ थी, ठीक है। उससे पहले अभी क्या बताया था, उससे पहले जो बताया था स्कॉलर ने, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस है, 2 पीढ़ियाँ थी। लेकिन उन्होंने बोला कि अब जो आए हैं करूर के पास जो पुगूर की शिलालेख है, तो शिलालेख में हमें पता था कि चेर के राजाएं उनकी कितनी 3 पीढ़ियाँ देखने को मिलती है। तो अगर आपसे जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 या 3, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे स्कॉलर्स से रिलेटेड, अगर जो स्कॉलर्स का मानना है तब चेरा की फैमिली की 2 ब्रांचेस थी। यहीं अगर हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये 3 जनरेशन की राजा की 3 जनरेशन के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। तो ये हमने पांड्या, चेर और चोल के बारे में पढ़ लिया, इतने इंपॉर्टेंट कि जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे चेरा डायनेस्टी से रिलेटेड, एवरीथिंग दैट वन नो टुडे अबाउट द चेर इज थ्रू द टेस्ट ऑफ संगम लिटरेचर। तो आज हम ये जो भी कुछ चेर के बारे में जानते हैं वो हमें सब संगम साहित्य के ग्रंथ में के माध्यम से हमें पता चला। जो भी हम संगम से साहित्य हम लोग पढ़ते हैं उससे हमें चेर के बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज हमें मिले हैं वो क्या है आप लोगों का, पतितरुपट जो है
दूसरा अगर क्या है अकानानुरू, और तीसरा अगर आपका देखा जाएगा तो वह आपका पुरानुरू। ये तीनों आपका मोस्ट कॉमन सोर्सेज है, याद रखना चेरा के बारे में, जहाँ से हमें पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आप लोगों के कॉपर एंड लेड कॉइन, जो तांबे और शीशे के सिक्के जो है चे द्वारा पेश किए गए थे। याद रखना कॉपर और लेड कॉइन अगर पूछा जाए किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे तो वो चेर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, पेश किए गए थे। विच वर इंस्पायर्ड बाय द रोमन कॉइन्स, तो अगर ये होगा कि ये क्या थे, रोमन सिक्कों से ये प्रेरित थे, क्योंकि आप लोग मैंने आपको बताया चेर के लोग जो है रोमन के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। तो वो जो तांबे और शीशे के जो सिक्के लेकर के आए थे वो किससे, रोमन के सिक्कों से इन्होंने प्रेरित लेकर के इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। मोस्ट ऑफ दिस कॉइन्स वर फाउंड इन अमरावती। अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ये सिक्के जो है कहाँ मिले, हमें अमरावती नदी के तल में पाए गए थे। एंड द बिगेस्ट सोर्स ऑफ चेरा हिस्टोग्राफी, और ये चेरा इतिहास लेखन का सबसे बड़ा स्रोत हमें मिला है। क्लियर हो गया। मोस्ट ऑफ द कॉइन हैड बो एंड एरो इनग्रेव्ड ऑन देम। अधिकांश सिक्कों पर हमें इनका एम्बल, जो मैंने आपको अभी फ्रंट में ही पढ़ाया था कि हमें जो इनके क्या देखने को मिलता है, तो ये जो सिक्के लाए थे इसमें हमें धनुष और बाण खुदा हुआ देखने को मिलता है, जो कि चेरा का प्रतीक था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किसका क्या क्या एम्बल था, किसका क्या प्रतीक था, वो मैंने आपको फ्रंट में इस टेबल में करा दिया था, ठीक है। तो चेरा का प्रतीक मैंने आपको क्या बताया था कि वो था आप लोगों का बो एंड ऑरो, धनुष और बाण उन लोगों का प्रतीक था जो हमें उनके कॉइन में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को चेरा, चोला एंड पांड्या। तो जो भी मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है, उस समय कौन सा राजा था, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, वो किसके साथ व्यापार करते थे, उसकी, और उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी थी, या वो ख़त्म कैसे हुआ था। ये सारी बातें आपको, अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर करना है तो आप लोगों को क्वेश्चंस करना है स्टूडेंट, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कुछ भी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको ईजिली से कर लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पूरा बता दिया कि चेरा, चोला, पांड्या के बारे में कौन कौन से सोर्सेज है, किस इंस्क्रिप्शन में, कौन से रॉक एडिट में अशोका के, कहाँ से सारी बातें हमें पता चलती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करा दिया। इनसे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन आए, आई होप अब आप लोग कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ मैम हमें यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे संगम लिटरेचर की। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, चेर, चोला, पांड्या के बारे में हमें संगम के साहित्य से पता चलता है। तो अब हम संगम के साहित्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो संगम के साहित्य के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पहले अगर हम यहाँ रचना की अवधि के आधार पर देखेंगे और उनके संगम साहित्य का विवरण भी देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो कंपोजिशन के बारे में हम देखेंगे। पहला है आप लोगों का पतिनेल मेन कानाकू और दूसरा है आप लोगों का पतिनेन किल कानाकू, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखना, ये किल कनाकू और ये मेल कनकाकू है। तो इन दोनों में क्या क्या बातें, चलिए देख लेते हैं। पहला आप लोगों का है, इसमें क्या बताया गया है, इसके साहित्य में हमें देखने को मिलता है कि वर्क कंपोज, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो भी ये जो रचनाएं जो रची गई थी, कब रची गई थी, 200 से लेकर के 100 तक, ठीक है। 200 से लेकर के 100 ईसा पूर्व के बीच में इसकी ये रचना रची गई थी। और ये सबसे पुरानी क्या है, तमिल जीविका है। ये सबसे पुरानी क्या है, जीविता तमिल कविता है, सर्वाइविंग तमिल पोएट्री है, सबसे पुरानी। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग उसको, इसका राइट आंसर क्या होगा, पत्नीनेन मेल का कानू, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो ये कब कंपोज हुआ था, तो ये हुआ था आपके 100 से लेकर के 500 के टाइम पर ये हुआ था। और इसमें हम लोगों को क्या कलेक्शन देखने को मिलता है, इसमें हमें 18 काव्य रचनाओं का संग्रह देखने को मिलता है। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो इसमें मोस्टली कंपोज बिफोर द एज ऑफ पल्लवास, तो इसमें ज़्यादातर पल्लवों की उम्र से पहले की रचनाएं हमें देखने को मिलती, कंपोज की गई थी। लास्ट अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो मेन काम देखेंगे तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था। इसमें मेन काम क्या है, थिरुकुरल, परामोली और आपका
नालुदियार, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो आप लोगों को ये दो कंपोजिशन याद रखनी है और इसमें ये दोनों कब आई थी और इसमें क्या बातें बताई गई हैं। आई होप संगम साहित्य की दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, अब संगम साहित्य के बारे में और समझेंगे। तो संगम साहित्य, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे तो ये बोला गया है कि जैसे कि हम पहले भी यहाँ पे मेंशन कराएंगे कि तमिल जो है, वो जो यहाँ पे तमिल के लीजेंड ने क्या बोला है कि संगम जो है वो तीन संगमों के बारे में हमें बताता है। कौन कौन से? पहला है मुदेरी, दूसरा आपका कपड़ापुरम, तीसरा आप लोगों का थेनमदुरै। तो ये तीन हमें यहाँ पे पता चलता है कि तीन हमारे संगम के बारे में हमें किसने बताया था? तमिल के जो लीजेंड थे उन लोगों ने यहाँ पे तीन संगमों के बारे में हमें बताया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आप लोगों का संगम साहित्य है तोकापय्यम। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको अच्छे से समझना। तो जो आपका टोल्कापियम जो है, ये जो कंपोज किया था, ये आपको किसने कंपोज किया था? तोल्कापियार ने इसकी रचना की थी। ये सबसे पुराना क्या है? तमिल वर्क है। ठीक है, आज तक डेट में सबसे पुराना तमिल का काम है ये इसका टाइम पीरियड देखोगे तो 4 से 5 शताब्दी तक के इसका टाइम पीरियड है। इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, जितनी भी आपकी सोशल लाइफ, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थी, जितने भी संगम एज के, संगम युग के दौरान जितनी भी सामाजिक स्थिति उसकी, ह्यूमन की साइकोलॉजी, उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक जैसी भी हालात थे, वो सारी बातें हमें इस संगम साहित्य तोकापय्यम में पता चलती हैं। ऑल्सो डिस्कस, और साथ ही साथ हम इसमें तमिल ग्रामर के बारे में भी देखते हैं, तमिल व्याकरण के बारे में भी तोकापय्यम किस साहित्य में डिस्कस कर रखा है। द वर्क, इसमें जो तोकापय्यम है, इसमें जो काम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और 3 हिस्सों जो डिवाइड कर रखा है, हर एक हिस्से में आपको 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसमें फिर बात करेंगे, इसमें हमें 1612 सूत्र, 1612 हमें यहाँ पे सूत्र टोटल देखने को मिलते हैं। संस्कृत का यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत ही कम इसमें काम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं ये तमिल की लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसमें संस्कृत का प्रभाव हमें कम देखने को मिला है। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोगों का जो तोल्कापियम जो है ये किसने रचिया था, तो ये आप लोगों का तोल्कापिया द्वारा रचित गया था और ये अब तक की सबसे पुरानी तमिल की कृति है। ये कब रची गई थी? 4 से लेकर के 5 शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में ये तारीख के समय पर ये रची गई थी। अगर हम इसके बात करेंगे, सामाजिक जीवन, मानव की मनोविज्ञान, राजनीतिक और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में ये जानकारी हम सबको बताता है। ठीक है, तमिल व्याकरण के बारे पर भी इसने चर्चा कर रखी है और मैंने भी आपको बताया इसके जो काम है उन्होंने 3 हिस्सों में बांट रखा था और हर एक खंड में, हर एक पार्ट में हमें 9 चैप्टर जो 9 अध्याय में इसको विभाजित कर देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि इसमें हमें 1612 सूत्र शामिल हैं जो अपनी सीमा के में व्यापक थे। लास्ट हमने देखा कि इसमें संस्कृत का प्रभाव जो है वो बहुत ही कम था, क्योंकि ये तमिल भाषा में लिखी गई थी। तो ये वाला आप लोगों को संगम की जो साहित्य, ये बात क्लियर हो गया टोकापय्यम के बारे में। अब तोकापय्यम से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आए तो स्टूडेंट अब गलत मत करना। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो तमिल संगम के बारे में। तो यहाँ पे हमने जो तीसरी कंपोजिशन जो संगम थी वो इन्होंने क्या बताया, 8 एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जिसको इनको क्या बोला गया था, इथियोकोई। जो 10 जो मूर्तियों के बारे में बताया गया उसे पतुपत बोला गया था। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला, चाहे आपने बीएचयू का प्रीवियस ईयर देखा हो या आपने डीयू का देखा हो, ये दोनों ही आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करेंगे इथियोकोई में तो आप लोगों को यहाँ पे ये इसमें 8 ये 2 लोगों का काम देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये जो 2 बातें भी याद रखनी है, जो एनकुरुनुरु है ये कंपोज किया था गुलजार मौर्य ने और अहानुरु है ये कंपाइल किया था रुद्र शर्मन ने। तो ये दोनों पॉइंट भी याद कर सकते हैं कि ये दोनों बुक्स ऑथर भी आपसे पूछी किसने कंपोज किया था। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा जो तमिल का संगम था इसने 8 संकलों को जो वर्गीकृत किया था उसे क्या बोला गया था, एटू कोई बोला गया था कि नाम से जाना गया। जो 10 मूर्ति के बारे में बताता है वो है पटुतकुवम के नाम से हम जानते, तो वो सारे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आपने 8 वाले देख लिया, 10 मूर्तियों के नाम अगर आप देखेंगे तो पटुत्पट जो है यहाँ पे वो 8 आप लोग कार्य होते थे, वो सारे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला आप लोग जो देख रहे हैं तिरुमुरुग तिरुपदाई जो है ये रचा गया था किसने, ये किसने रचा गया था, आपकी नकी करार ने। ये पॉइंट याद रखना कि ये अगर ऑथर पूछे कि इसके रचयिता किसने की थी तो आप लोगों को राइट आंसर पता रखी, करार ने इसको रचा गया था।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने दो अपने इसके संगम के साहित्य के बारे में देख लिया, दो आपको इम्पोर्टेंट पता चल गया। जो आठ कार्य के बारे में पता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आप लोगों को युथोगाई। और अगर हम बात करेंगे जिसमें 8 मूर्तियों के बारे में पता, सॉरी 10 मूर्तियों के बारे में जो कार्य के बारे में पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, पटुटपट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे पोस्ट संगम पीरियड की। तो संगम के बाद का काल का क्या हमें पता चलता है। तो संगम के बाद का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो ये काल कब का 200 से 600 ईस्वी तक का रहा था। इस एज को इस युग ने क्या किया था, तमिल के 5 महाकाव्यों की रचना देखी थी। यहाँ पर हमें 5 तमिल के 5 ग्रेटेस्ट कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाता है तो 5 आप यहाँ नाम देख सकते हैं। पहला है आपका शिल्प पादिकारम, दूसरा आपका मल्डी मेकालाई, तीसरा है आपका जीवक चिंतामणि, चौथा है आपका वलायापति और आपका 5th वन है कुंडल केसी। तो ये 5 हमें महान महाकाव्य देखने को मिलते हैं पोस्ट संगम संगम के बाद हमें देखने को मिलते हैं। और ये जितने भी हैं जैन से अलग, जो कि जैनिज्म है, जैन लेखक द्वारा ये 5 लघु रचनाएं थी। ठीक है, जैन राइटर्स थे, याद रखना ये पॉइंट्स भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्या थे, जैन जो आपके जैन के राइटर्स थे। अब मैं आपको इन दोनों दो के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ, संगम और अगर हम बात करेंगे आपकी शिल्प पादिकारम के बारे में, तो ये कंपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलांगो अडिगल ने इसकी रचना की थी। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसमें एक कहानी अगर देखा जाए तो इसमें ये कहानी पूरी एक एंकलेट यानी पायल की इर्द गिर्द ही घूमने को देखा हमें यहाँ पे। इसमें पायल के बारे में इसमें कहानी बताता है, ये हमने देखो मिला था। और इसका अगर हम पूरा मतलब देखेंगे, अ टेल ऑफ एन एंकलेट, तो अगर आप देखें पायल की कहानी के बारे में हमें इस बुक में देखने को मिलता है। क्लियर। The poem gives a lot of insight into contemporary Tamil society, polity, value and social life of the people। तो कविता हम लोग जो यहाँ देखते हैं वो तमिल समाज, राजनीतिक मूल्य और लोगों के सामाजिक जीवन में बहुत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आप लोग जानते हैं जो पोयम लिखी जाती है, जो पोएट लिखी जाती है, जो कविताएं होती हैं, वो लोगों जो तमिल समाज के थे, जो उनके राजनीतिक जितने भी उनकी पॉलिटी, जो उनकी वैल्यू होती थी, सोशल लाइफ होती थी लोगों की, वो सब की सब इसके द्वारा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ये ऐसे ही पोएट जो होते थे वो ऐसे अपनी पोएम लिखकर अपनी बातें बताते थे। तो इन्होंने जो ये वाली पोएट लिखी थी, ये इन्होंने याद रखना तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये जो कहानी इसमें लिखी है पूरी हमें पायल की कहानी, इसमें एंकलेट की कहानी देखने को मिलती है। दूसरी संगम की बात करेंगे मणिमेकलाई की, तो ये कंपोज की थी चितलाई चतनाठार ने ये रचना रची थी। सतनार भी लिखा गया था। ठीक है, इसको क्या बोला गया, साथ में साथ सतनार भी बोला गया था। अगर हम इसमें बात करेंगे, इट इज सीक्वल टू शिल्पादिकारम, तो ये क्या था, ये एक सीक्वल था शिल्पादिकारम जो भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने पायल की कहानी देखने को मिलती है। तो लेखक का यहाँ पे एम क्या था, उद्देश्य है कि वो साउथ इंडिया में, साउथ पूरे दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का क्या कर सके, प्रचार कर सके। क्योंकि वो उस काम का उस समय उनके अन्य धर्म पर बौद्ध धर्म का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया था। आप लोग जानते हैं अशोका भी जो था वो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था और वो भी बौद्ध धर्म को फैलाने में लगा था। असली अशोका ने, आज अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म जो है सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल रखा है। तो ये आपका इसमें अगर हम देखेंगे इस मणिमेकलाई में, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा है कि पूरे साउथ वाले हिस्से में क्या करना है, बौद्ध धर्म को फैलाना है। तो वो उसका प्रचार करते थे। ठीक है, क्योंकि वो भी जो संगम युग वाले थे किसमें, बौद्ध धर्म में मानते थे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। चेर पांड्या जो चौरा थे ये किसमें, बौद्ध धर्म में मानते थे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो ये थे आप लोगों के स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों के चेरा, चोला और पांड्या से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट करके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर भी पूछ सकते हैं। बट आई होप मेरी समझ से तो आई थिंक अब आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं होगा। और ये अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो अब मैं आपसे कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट करके लिखो यस मैम आज हमें ये टॉपिक फाइनली क्लियर हो गया। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको अब अच्छे से कर लेंगे। अब हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है, इतना ही आप लोगों ने पढ़ लिया इस टॉपिक से, तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे तो आप क्रैक कर लेंगे। रही बात आप लोगों की चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी में जो आपका
राजेंद्र फर्स्ट है, राजा राजा फर्स्ट है, उसकी कहानी आप लोग तो जानते होंगे, तो आप उसको पढ़ लेना। अगर आप लोगों को वहाँ भी डाउट है तो मैं आप लोगों को जब इसकी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊँगी तो वहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि तभी मैं वो क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करूँगी, क्वेश्चंस के साथ बता दूंगी। तो आज जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो फाइनली आप लोगों का संगम जो एज है पीरियड में चेरा चोल पांड्या के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया, जिसमें मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी जितनी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्टूडेंट वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पर लेकर के आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई जो भी क्वेरी होगी वो सारी मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। ओके, तो आपकी एग्जाम की तैयारियाँ कैसी चल रही, साथ साथ आप मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा। और कितने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगली बार जब मैं ये क्वेश्चन लेके आऊँगी तो उसके आंसर आप सब मुझे ही बताएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही करते, बाकी का हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।